हेलो स्टूडेंट। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे। इससे पहले हम लोग का ये स्लैब चल रहा था। स्लैब में हम लोग ने 1 2 3 जो है वीडियो कर लिया था, 3 लेक्चर कर लिया था, जिसमें हम लोग ने पहले वीडियो में देखा था कि वन वे स्लैब का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, किस हिसाब से होता है और किस टाइप में होता है। वन वे स्लैब और टू वे स्लैब बेस्ड ऑन द रेशियो LY/LX, ये देखा था। सेकंड वाले लेक्चर में हमने क्या देखा था कि हमारा आईएस कोड क्या रिकमेंड करता है, कैसे वैल्यू ली जाती है डिफरेंट पैरामीटर्स की। ठीक है। थर्ड वाले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइनिंग स्टेप्स क्या होते हैं वन वे स्लैब का। अब ये चौथा लेक्चर है स्लैब वाली सीरीज में, और स्पेसिफिक बोले तो वन वे स्लैब की सीरीज में ये चौथा लेक्चर है, जिसमें हम लोग डिज़ाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। मतलब हम लोग सीखेंगे कि डिज़ाइन कैसे किया जाता है। इससे पहले हम लोग ने थ्योरी का देख लिया था कि थ्योरी में क्या-क्या चीज़ है डिज़ाइनिंग में, और अब एग्ज़ाम्पल को लेकर के हम लोग सीखेंगे कि कैसा होगा। ठीक है? तो हम लोग एग्ज़ाम्पल लिए हैं कि डिज़ाइन अ सिंपली सपोर्टेड रूफ स्लैब फॉर अ रूम 7.5 मीटर इंटू 3.5 मीटर। क्लियर मतलब क्लियर स्पैन, मतलब ये इफेक्टिव स्पैन नहीं है, ये क्लियर स्पैन है। ठीक है? इन साइज़ द स्लैब इज़ कैरिंग एन इम्पोज्ड लोड। इम्पोज्ड लोड दे दिया है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ सर्विस लोड दिया है, यहाँ इनक्लूसिव ऑफ डेड लोड नहीं दिया है, तो यहाँ पे डेड लोड निकालना पड़ेगा। यूज़ M20 एंड FE 415, FE 415। ठीक है। अब हम लोगों ने हम लोग का क्वेश्चन में क्या दिया है कि हम लोग का डिज़ाइन ऑफ वन वे स्लैब डिज़ाइन है सिंपली सपोर्टेड रूफ स्लैब। अब यहाँ क्वेश्चन में जो है वो हमारे हम अभी तक ये पढ़े हैं कि हमारा जो है वन वे स्लैब पढ़ाया जा रहा है, तो इसलिए क्वेश्चन भी वन वे स्लैब का होगा। लेकिन एग्ज़ाम में हम लोग का क्या कहते हैं, ये तो पता नहीं होगा कि जब तक लिखा नहीं रहेगा तब तक स्पेसिफिक पता नहीं होगा कि वो ये वन वे स्लैब है या टू वे स्लैब है। ठीक है? तो इसलिए सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि उसका क्लास देखने के लिए कि वो वन वे स्लैब का है या टू वे स्लैब का है। ठीक है? तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारा क्या होता है, LY/LX का रेशियो देखना पड़ता है कि 2 से बड़ा है या 2 से छोटा है। तो LY वो डिस्टेंस होती है जो लॉन्गर डिस्टेंस होती है, और LX क्या होती है जो शॉर्टर डिस्टेंस होती है। तो लॉन्गर अपॉन शॉर्टर करेंगे तो ये आएगा 2 से ज़्यादा आ रहा है। 2 से ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ है कि ये वन वे स्लैब है। अब आगे से हम लोग का जो होगा वो 10 स्टेप्स में हम लोग डिज़ाइन करेंगे वन वे स्लैब को। कौन-कौन सा स्टेप्स होता है देखेंगे कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि हम लोग को जब बीम का डिज़ाइन कर रहे थे तो हम लोग को डेप्थ नहीं पता होती थी ना, तो सबसे पहले हम लोग एक एज़्यूम कर लेते थे कि डेप्थ इतनी एज़्यूम होती है। ठीक है? तो कितना मतलब स्लैब में कितना होता है, L/25 से लेकर के L/30 तक। ये जो पिछले वाले जो पीछे वाले वीडियो है उसमें बताया गया है कि कैसे लिया जाता है डेप्थ वेप्थ। तो पीछे वाला वीडियो देख लेंगे। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, नीचे डाल दूँगा। ठीक है? तो इसमें क्या होगा कि L/25 से लेकर के L/30, एल क्या लिया जाएगा, यहाँ पे एल जो होगा वो शॉर्टर स्पैन वाला लिया जाएगा। तो 3500 अपॉन दिस शॉर्टर स्पैन इसलिए लिया जाता है क्योंकि मेन बार इसमें प्रेजेंट होती है ना, तो 3500 अपॉन 25 करेंगे तो वो नियर अबाउट 140 होगा। तो 140 को बढ़ा करके हम लोग अप्रोक्सीमेट 150 कर लेंगे। ठीक है? अब अब क्या करेंगे कि हम लोग ये तो हमारा टोटल डेप्थ आ गई। यहाँ से क्या हो जाएगा, हम लोग ने टोटल डेप्थ अज़्यूम की, तो ये जो होगा वो हमारा हो जाएगा कैपिटल डी। अब हमने सब जगह स्मॉल डी काम आता है तो इसलिए स्मॉल डी ढूँढना है। ठीक है? तो स्मॉल डी के लिए क्या होगा कि कैपिटल डी में से हम लोग क्या कहते हैं, नॉमिनल कवर और मेन बार का आधा डायमीटर माइनस कर देंगे। जैसे ये स्लैब हुआ और यहाँ पे बार है, ये बार है। ठीक है? तो अगर हमको डी निकालना है, ये कैपिटल डी है और ये डी निकालना है, ये डी निकालना है, तो इसका क्या मतलब क्या होगा, हाँ, हमें ये नॉमिनल कवर और इसका आधा डायमीटर का आधा माइनस करना पड़ेगा, तब हमें जाकर के इफेक्टिव डेप्थ
निकल कर के आएगा। इसके अपोज़िट अगर हम लोग बीम में देखें तो हम लोग क्या करते थे टोटल डेप्थ, फिर उसके बाद नॉमिनल कवर, फिर उसके बाद में मेन बार और फिर मेन बार के बाद में वर्टिकल स्ट्रिप्स का आधा लेकर के चलते थे, ठीक है? लेकिन इसमें ऐसे होगा कि टोटल डेप्थ माइनस नॉमिनल कवर माइनस डायमीटर का आधा, हाफ ऑफ द डायमीटर लेकर के 125 आएगा, ठीक है? तो D इक्वल टू 125 इफेक्टिव डेप्थ इक्वल टू 125 अब सेकंड क्या होगा कि हमारा इफेक्टिव स्पैन देखना है कि इफेक्टिव स्पैन कैसे निकलेगा। क्वेश्चन हम लोग जब सॉल्व कर रहे थे बीम का तो देख रहे थे कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ली जाती है या क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ इन दोनों में से दो जो मिनिमम होती है वो हमारी क्या हो जाती है, वो हमारी इफेक्टिव स्पैन हो जाती है। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस तो हमको पता नहीं है, तो इसलिए क्या होगा कि हम बेयरिंग एज्यूम कर लेंगे। अब बेयरिंग आपके ऊपर है कि आप कितना एज्यूम करते हैं, 200, 250, 300। तो मैंने 200 ली है, 200 ही जनरली लिया जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो इसलिए बेयरिंग जो है वो याद रखिएगा 200 लिया जाता है जनरली, ठीक है? अब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हो जाएगी 3.5 प्लस इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 200 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 3.7 मीटर आ जाएगा। सेकंड क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ, क्लियर स्पैन क्या हो जाएगा 3.5 और इफेक्टिव डेप्थ हम लोग को आया था 125 तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 3.625 और इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो हमारे इफेक्टिव स्पैन हो जाएगी। कितना है इन दोनों में से, ये 3.7 है, ये 3.625 है, तो ये हो जाएगा 3.625 मीटर इफेक्टिव स्पैन, ठीक है? अब आगे करेंगे कि हम लोग को फैक्टर्ड मोमेंट निकालना है। फैक्टर्ड मोमेंट निकालने से पहले हम लोग को लोड पता होना चाहिए, ठीक है? लोड पता होना चाहिए। अब लोड हम लोग को क्या होता है कि लोड हम लोग का होता है टोटल लोड और टोटल लोड को हम लोग फैक्टर लोड बनाने के लिए 1.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और टोटल लोड कैसे होता है? टोटल लोड होता है स्लैब का लोड, खुद का लोड, डेड लोड और इम्पोज्ड लोड। तो इम्पोज्ड लोड तो क्वेश्चन में दे रखा है 5 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया है, तो इसके लेंथ से बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 किलोन्यूटन पर मीटर आएगा, ठीक है? सेल्फ वेट कैसे निकालते थे? सेल्फ वेट निकालते थे कि बी इंटू डी इंटू 25 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, ये यूनिट वेट होता है आरसीसी का, तो इसलिए हो जाएगा बी कितना है 1 है। हम हमेशा जब भी डिज़ाइन करेंगे तो 1 मीटर के लिए डिज़ाइन करेंगे, है ना? ठीक है? तो 1 मीटर और डी कितना आया था कैपिटल डी 0.15 या 150 मिलीमीटर लिया था हमने और 25 ये करेंगे तो 3.75 इम्पोज्ड लोड है 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर मीटर। टोटल लोड आ जाएगा, इन दोनों को सम कर देंगे तो 8.750 आ जाएगा। डिज़ाइन लोड करेंगे 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको डिज़ाइन लोड या फैक्टर लोड में करने के लिए, तो आ जाएगा 13.125 किलोन्यूटन पर मीटर। अब क्या करेंगे कि फैक्टर्ड मोमेंट निकालेंगे क्योंकि हम लोग को जब भी एस्ट निकालना होता है या आगे कुछ भी काम करना रहता है, तो हम लोग को क्या करना रहता है कि वहाँ पे हम लोग को फैक्टर्ड मोमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो फैक्टर्ड मोमेंट क्या होता है? जब फैक्टर लोड इफेक्टिव स्ट्रेंथ का स्क्वायर अपॉन 8 इससे हम लोग सॉल्व करके आएगा फैक्टर मोमेंट 21.6 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है? अब फोर्थ स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे उसमें कर रहे थे कि डेप्थ रिक्वायर्ड हम लोग निकाल रहे थे, डेप्थ रिक्वायर्ड निकालने के बाद में डेप्थ अज्यूम से क्या कर रहे थे हम लोग टैली कर रहे थे कि हमारा जो हम लोग डेप्थ अज्यूम किए हैं वो सही है कि नहीं सही है। तो उसको निकालने के लिए हमको डी रिक्वायर्ड निकालने के लिए हमको ये फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है, डी रिक्वायर्ड इक्वल टू एम यू अपॉन आर यू बी। अब एम यू तो हम लोग ने निकाल लिया है, बी क्वेश्चन में हम लोग को मतलब क्वेश्चन में नहीं भी दिया है तो हम लोग को हमेशा 1 मीटर लेकर के करना है 1000 मिलीमीटर। आर यू निकालना था तो आर यू निकालने के लिए हम लोग ने ये फॉर्मूला लगा दिया है, ठीक है? तो इससे आर यू क्या आ जाएगा 2.76 क्योंकि ये कांस्टेंट है, डिज़ाइन कांस्टेंट है इसलिए ये इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है? कोई वैल्यू नहीं होगी। अब इस फ़ॉर्मूले में रख कर के ये फ़ॉर्मूला कहाँ से आया तो देख लो एमयू जो होता है वो आरयू बीडी स्क्वायर होता है। तो इस वजह से इसको सॉल्व करके करेंगे तो एमयू अपॉन आरयू इंटू बी तो डी रिक्वायर्ड क्या आ जाएगा 88 हम लोगों ने पीछे जो निकाला था डी रिक्वायर्ड आया था 125 ठीक है? यहाँ 88 आया तो इसका मतलब जो हमने अज़्यूम किया है वो सही है। तो ये क्या हो गया कि ओके है, ठीक है? ओके टेस्टेड पास।
फिफ्थ स्टेप में हम लोग को क्या होता है कि एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील निकालना होता है, एएसटी निकालना होता है कि टोटल एएसटी कितना निकल कर के आएगा, ठीक है? तो इसमें हम लोग को देखना पड़ता है कि हम लोगों का ये फ़ॉर्मूला लग कर के आता है कि mu इक्वल टू 0.87 FY एएसटी डी 1 माइनस एएसटी एफवाई अपॉन एफसीके इंटू बीटी। ये हम लोग का क्या आया फ़ॉर्मूला आया और इस फ़ॉर्मूले में सारी की सारी वैल्यू दी है, mu को दिया है, एफवाई दिया है 415, डी की वैल्यू हम लोग ने 125 निकाली है, एफसीके 20 है, डी की वैल्यू 125 है, बी जो है 1 मीटर या 1000 मिलीमीटर रखा है। तो इससे क्या हो जाएगा हमारा एएसटी निकलेगा। अब ज ये एएसटी बाहर है, एएसटी अंदर है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसकी पॉज़िटिव टर्म ले लेंगे, तो एएसटी आ जाएगा 523.4 मिलीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एएसटी आया। अब एक बार मतलब एक बार जो होगा, एक बार का एरिया कितना होगा? तो पाई अपॉन 4 इंटू 10 का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो मेन स्टील का डायमीटर है वो 10 मिलीमीटर लेंगे, ठीक है? 10 मिलीमीटर लेंगे। तो याद रखना कि हम लोग ने 10 मिलीमीटर क्यों? क्योंकि हम लोग ने पहले ही 10 मिलीमीटर ले लिया था यहाँ पे, तो 10/2 किए थे, तो ये तो मेन स्टील का था। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार का एरिया हो जाएगा 78.5 मिलीमीटर स्क्वायर। अब स्पेसिंग निकालना है, तो स्पेसिंग के लिए फ़ॉर्मूला होता है कि 1000 अपॉन एफआई अपॉन एएसटी। इसे या ऐसे याद कर लो कि टोटल एएसटी अपॉन टोटल विड्थ मतलब बी, ठीक है? इक्वल टू किसके बराबर होता है? एक बार का एरिया अपॉन स्पेसिंग के बराबर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, स्पेसिंग इज इक्वल टू बी इंटू एफआई अपॉन एएसटी। तो वही लिखा हुआ है, ये जो है वो वही लिखा हुआ है। बी हम लोग ने 1000 लिया था, एफआई जो है हमारा एरिया ऑफ 1 बार आया अपॉन एएसटी जो होगा टोटल टेंसाइल एरिया है, ठीक है? टोटल टेंसाइल एरिया ऑफ द स्टील है। तो इससे क्या आ जाएगा, स्पेसिंग आ जाएगा 150.17 मिलीमीटर। इससे क्या हो जाएगा कि ये जो स्पेसिंग है वो हमारा निकल कर के आ गया। अब हमारे मैक्सिमम स्पेसिंग से हम लोग चेक करते हैं कि हम लोग के मैक्सिमम स्पेसिंग को एक्सीड तो नहीं कर लिया है, उससे ज़्यादा तो नहीं कर लिया है। तो हम लोगों ने फ़ॉर्मूला वो किया कि 3D 300 या ये जो स्पेसिंग है, इन तीनों में से जो मिनिमम होगा, वो हम लोग का क्या हो जाएगा, वही हम लोग का स्पेसिंग हो जाएगा। तो हम लोग जब 3D 3 इंटू 125 किए 375, 300 या 150, तो हम लोग का आया 150। इन तीनों में से जो मिनिमम है 150, तो हम लोग लिखेंगे प्रोवाइड 10 मिलीमीटर फाई एट 50 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर, ठीक है? अल्टरनेट बार्स, अब क्या करते हैं कि अल्टरनेट बार L/7 डिस्टेंस पे मोड़ देते हैं, तो इफेक्टिव स्पैन अपॉन 7 क्या हुआ, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सपोर्ट से मोड़ देते हैं तो 517 मिलीमीटर पे मोड़ दिए हैं, ठीक है? छठे में क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन स्टील हम लोग को देखना पड़ता है कि डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का एरिया कितना है, ठीक है? और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील लॉन्गर डायरेक्शन में पड़ा होता है, और ये हम लोग ने उसमें पढ़ा था, थ्योरी वाले वीडियो में पढ़ा था कि डिस्ट्रीब्यूशन स्टील जो होता है वो हमारा लॉन्गर डायरेक्शन में पड़ा होता है, और हम लोग अज़्यूम करते हैं कि भाई हमारा 0.15% है, अगर माइल्ड स्टील, और 0.12% है अगर क्या कहते हैं हमारा जो है वो हाई यील्ड वाली स्टील है, ठीक है? HYSD है, ठीक? तो हम लोग ने अज़्यूम किया कि हमारा जो है माइल्ड स्टील है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 0.15 का परसेंट हो जाएगा, तो इससे निकाल लेंगे हम लोग 0.15% बी इंटू कैपिटल डी, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ना, तो वो कैपिटल डी लिया जाएगा, ठीक है? इसमें क्या होता है, उसमें 10 mm ले रहे थे, इसमें 6 mm लेंगे। तो एक बार का एरिया आ जाएगा, सेम फॉर्मूला लगा करके हम लोग को क्या हो जाएगा, स्पेसिंग निकल जाएगी 1000 AFI अपॉन AST, इससे स्पेसिंग निकल जाएगी, ठीक है? अब स्पेसिंग चेक करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन स्टील की स्पेसिंग चेक करने के लिए 5D 500 5D 5D और स्पेसिंग से सारे से चेक कर लेंगे, तो जो मिनिमम हो जाएगी वही हम लोग 125 मिलीमीटर ले लेंगे। अब नेक्स्ट क्या होता है, चेक फॉर शियर। हम लोग ने थ्योरी भाग में किया था कि चेक फॉर शियर जो है वो हम लोग सिर्फ चेक करते हैं, डिज़ाइन नहीं करते हैं इसमें, क्योंकि यहाँ टाउ भी जो होता है वो बहुत कम आता है। तो इसके लिए शियर के लिए हम लोग को शियर फोर्स के लिए ज़रूरत पड़ेगी। शियर फोर्स होता है WL/T। इससे क्या हो जाएगा, शियर फोर्स अल्टीमेट शियर फोर्स आ जाएगा 22970 न्यूटन। ये सेम वैसा ही है जैसे हम लोगों ने डिज़ाइन ऑफ सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम पढ़ा था, ठीक है? इस अब इससे क्या हो जाएगा, टॉप भी जो हमारा
टाउ वी है वो हम लोग का वीयू अपॉन बीडी है, तो इससे टाउ वी निकल कर के आ जाएगा 0.18 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब हमें शियर में चेक करना होता है कि टाउ सी टाउ वी से ज़्यादा है या टाउ वी टाउ सी से ज़्यादा है। तो टाउ सी के लिए हमें पीटी पता होना चाहिए, पीटी और ग्रेड ऑफ कंक्रीट है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट तो वैसे ही पता है, तो हमें पीटी निकालना है 100 एएसटी अपॉन बीडी, एएसटी अपॉन बीडी इंटू 100। अब यहाँ पे एएसटी याद रखने वाला है कि एएसटी एट द सपोर्ट लेना है। एएसटी एट द सपोर्ट का मतलब क्या है कि जो सपोर्ट के अंदर एरिया ऑफ स्टील है वो। अब हर अल्टरनेट बार को हमने मोड़ दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मेन एरिया है उसका आधा हो जाएगा। तो मेन एरिया क्या कितना निकल कर के आता है, 523। तो यहाँ उसका आधा हो जाएगा 261.5। इससे क्या हो जाएगा, पीटी आ जाएगा 0.21%, इससे M20 आ जाएगा। ये और टाउ निकल कर के आएगा 0.328 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो टाउ है वो टाउ बी से ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा सही है, तो इसलिए ओके। फिर उसके बाद में हम लोग का होता है चेक फॉर डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन चेक करना होता है। डिफ्लेक्शन का चेक ये होता है, L/D मैक्सिमम शुड बी ग्रेटर देन L/D प्रोवाइडेड, ठीक है। L/D मैक्सिमम निकालने के लिए L/D मैक्सिमम क्या होता है, 20 इंटू KT। KT निकालने के लिए हमको PT पता होना चाहिए, FS पता होना चाहिए। तो PT, यहाँ पे जो PT यूज़ होगा, वहाँ पे जो होगा वो फुल एरिया होगा, कि फुल जो है वो टेंसाइल स्टील का एरिया हो जाएगा। ठीक है, पिछले वाले में क्या कर रहा था हम लोग, हाफ सपोर्ट में जो एरिया था, अब यहाँ जो पीटी निकालेंगे वहाँ आधा हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, पीटी आ जाएगा। एफएस की वैल्यू हम लोग ने इस वाले फॉर्मूले से निकाल ली है, सेम ऐसे ही जैसे हम लोग बीम वाले डिजाइन में कर रहे थे। इससे फिर क्या हो जाएगा, सेम चार्ट देख करके हम लोग केटी की वैल्यू निकालेंगे। केटी की वैल्यू 1.55 मिलीमीटर आ जाएगी। तो एल बाई डी मैक्सिमम से कर लेंगे 20 इंटू के टी। 20 इसलिए है क्योंकि ये सिंपली सपोर्टेड है। अगर कैंटिलीवर होता तो 7 इंटू के टी होता, ठीक है। ठीक है। और कंटिन्यूअस होता 26 इंटू के टी होता, तो 20 इंटू के टी, 20 इंटू 1.55 या 31 आ जाएगा। एल बाई डी प्रोवाइडर कितना हो जाएगा, एल क्या है इफेक्टिव स्पैन और डी क्या है इफेक्टिव डेप्थ, ये दोनों को कर लेंगे 29 आ जाएगा। इसका मतलब 29 इज लेस देन 31, तो इस ओके, ठीक है। अब फिर इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं कि चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ करते हैं। चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ करते हैं, इससे पहले हम लोग को M1 निकालना पड़ता है। M1 इज द पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। या ऐसे समझ लो कि जो हमारा बेंडिंग मोमेंट प्रेजेंट है सपोर्ट पे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, M1 जो हो जाएगा 0.87 FY AST D1 माइनस FY AST FC के अपॉन BD। जो हम लोग का एमयू निकालने के लिए फॉर्मूला था, वही सेम फॉर्मूला ये है। लेकिन इससे क्या होता है कि यहाँ जो एएसटी एट द सपोर्ट लिया जाता है, तो याद रखना कि यहाँ पे जो एएसटी लिया जाता है उसका आधा होता है, ठीक है। तो M1 से सारी वैल्यू पता है, हम लोग M1 निकालेंगे 11.147 इंटू 10⁶ न्यूटन mm। और हम लोग का डिज़ाइन शियर फ़ोर्स आ गया था 22970 इज़ चेक फॉर शियर में, ठीक है। अब हमको ये चेक करना है कि अब ये है कि नहीं है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं कि एल नॉट की वैल्यू 0 लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि नो हुक, ठीक है। नो हुक करते हैं, नो हुक नहीं होगा तो 90 डिग्री टर्न लेंगे। 90 डिग्री टर्न से सेटिस्फाई नहीं होगा तो यू बेंड ले लेंगे, ठीक है। तो अगर नो हुक लेते हैं तो एल नॉट की वैल्यू 0 होती है, तो इससे वैल्यू रखेंगे, वैल्यू आएगी 500 मिलीमीटर। एलडी डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है, 0.87 FY इंटू 5 डायमीटर ऑफ द मेन बार इंटू 4 इंटू टाउ बी डी। तो ये हमारा का हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 470 मिलीमीटर। अब ये 470 मिलीमीटर जो है डेवलपमेंट लेंथ जो है वो छोटी है एम M1 अपॉन वी यू प्लस एल नॉट की वैल्यू से। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा ये सैटिस्फाइड हो गया। अगर ये सैटिस्फाइड ना होता, ठीक है, ये कम आता, ये ज़्यादा आता, तो हम लोग क्या करते हैं कि एल नॉट की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री के लिए ले लेते हैं, और उससे नहीं होता तो हम लोग यू बेंड के लिए ले लेते हैं, ठीक है। तो अब अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग का 10th स्टेप में क्या आ जाएगा, 10वां स्टेप जो है वो हम लोग का क्या हो जाएगा, एक डिटेलिंग डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग ने अज़्यूम किया था कि 20 मिलीमीटर 200 मिलीमीटर इसका बेयरिंग है। आप बेयरिंग 250 ले सकते हैं, 150 ले सकते हैं, उसके हिसाब से देख लीजिएगा। 200 मिलीमीटर लोगे तो थोड़ा आसान हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। और फिर इसके बाद में ये भी बेयरिंग हो जाएगी, उसके बाद में ये जो होगा स्लैब हो जाएगा। स्लैब का जो है वो क्लियर डिस्टेंस कितनी शॉर्ट है स्पैन के अलोंग से 3.5 मीटर या 3500 मिलीमीटर
अब L बाई 7 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सपोर्ट से एल 517 मिलीमीटर पे हम लोग को बेंड करनी है बार, हर अल्टरनेट बार को। हमारा कैपिटल डी कितना था 150 मिलीमीटर, ठीक है? अब हमने अज़्यूम किया था कि जो हमारा मेन स्टील है वो 10 मिलीमीटर फाई का है और हमारी स्पेसिंग कितने निकल कर के आए थे 150 मिलीमीटर। हमने क्या किया डिस्ट्रीब्यूशन बार ये 6 मिलीमीटर फाई लिया था और 125 मिलीमीटर हमारा स्पेसिंग निकल कर के आई थी, ठीक है? तो ये हो जाएगा डिटेलिंग डायग्राम। अब ये अगर आप करना चाहते हैं तो n को सेम वैसे ही ले सकते हैं। n को क्या ले सकते हैं कि n इक्वल टू क्या होता है टोटल नंबर ऑफ बार। ये नंबर ऑफ बार निकालने की अगर ज़रूरत पड़े तो ये ऐसे निकलेगा कि मतलब डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस है अपॉन स्पेसिंग प्लस 1 करके जो हो जाएगा वो हमारा क्या होगा नंबर ऑफ बार निकल जाएगा। अब देखो यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? इसका आधा 100 हो जाएगा, इसका आधा 100 हो जाएगा, 200 हो गया और यहाँ 3500 है तो 3700 हुआ। तो 3700 अपॉन स्पेसिंग, स्पेसिंग कितनी है? स्पेसिंग स्पेसिंग इसकी कितनी है 125 मिलीमीटर। 125 मिलीमीटर स्पेसिंग कर लेंगे, प्लस 1 कर लेंगे तो ये नंबर ऑफ बार निकल कर के आ जाएगा, ठीक है? और यहाँ मिनिमम ऑफ 2 बार रखते हैं, ठीक है? बेंट अप बार पे ये कितनी डिस्टेंस होती है L/10। ये पिछले वाले को उसमें दे रखा है कि सब वैल्यू कितनी होती है, ठीक है? ये आपका डिज़ाइन ऑफ वन वे स्लैब हो गया। वन वे स्लैब के बाद में अब टू वे स्लैब आ जाएगा। जिन्हें भी वन वे स्लैब नहीं समझ में आया है, वो सबसे पहले जो है वो डिज़ाइन ऑफ सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम पढ़ लें, ठीक है? उसका स्टेप्स याद कर लें, उसको क्वेश्चन देख लें कि कैसे सॉल्व होता है। फिर उसके बाद में स्लैब का डिज़ाइनिंग पढ़ लें। ठीक है? स्टेप्स डिज़ाइनिंग स्टेप्स पढ़ लें, फिर उसके बाद में जो है वो स्लैब का क्वेश्चन करें। स्लैब का क्वेश्चन अभी वन वे स्लैब में हो जाएगा, टू वे स्लैब में नहीं हो पाएगा। टू वे स्लैब में कन्फ्यूज़न बहुत हो जाएगी। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि पहले वन वे स्लैब क्लियर करते चले जाएँ, फिर उसके बाद में जो है वो टू वे स्लैब के बारे में पढ़ें, ठीक है? तो ये वन वे स्लैब हमारा कंप्लीट हुआ, इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें क्या कहते हैं हम लोग का जो होगा वो टू वे स्लैब होगा, ठीक है? तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें और पूरा का पूरा वीडियो देखा करें, ठीक है? बीच में स्किप करके मत देखा देखा करें। और जो समझ में नहीं आया है, तो उसको नीचे कमेंट में लिख कर के बताएँ कि यहाँ पे समझ में नहीं आया है, ठीक है? और और भी पढ़ने के लिए जैसे वीडियोज़ आएँ और आपको पता ना चले, तो इसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे जो है रेड बटन दबा कर के, ठीक है? फिर अपना ध्यान रखिएगा।